नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको चार्ट के बारे में बताऊंगी। पाई चार्ट मैंने बता दिया था। आज मैं आपको पिक्टोरियल चार्ट, है ना, जो शेष चार्ट बचा हुआ है, पिक्टोरियल, बार चार्ट और लाइन चार्ट, टेबल चार्ट के बारे में चर्चा करूंगी। टेबल, दूसरा कौन सा था? बार, और तीसरा चार्ट कौन सा है? पिक्टोरियल। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। टेबल चार्ट बहुत इजी है, टेबुलर फॉर्म में होता है। इस तरह की टेबल बना दी जाती है ना, और आप इसमें अपने आंकड़े को लिखते हो। आप कभी स्टेशन गए हो? स्टेशन गए आप? बस स्टैंड गए हैं? जब आप बस स्टैंड जाते हो या स्टेशन जाते हो तो आप ये देखते हो कि लिखा रहता है यहाँ पर ट्रेन नंबर। देखना जा करके, नहीं देखा है तो है ट्रेन नंबर। दूसरा जगह क्या लिखता है? ट्रेन नंबर, मतलब ट्रेन की गाड़ी की नंबर क्या है, कौन से नंबर की गाड़ी आएगी, है ना, ट्रेन नंबर। दूसरा है गाड़ी का नाम क्या है, कौन सी गाड़ी है, या इधर रहता है गाड़ी का नाम, इधर रहता है ट्रेन नंबर। ठीक है, गाड़ी का नाम मान लो हावड़ा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि उसकी यहां पर लिखा रहता है फेयर। फेयर मतलब किराया कितना है ना। इसके बाद यहां लिखा रहता है आगमन, अराइवल, और यहां रहता है प्रस्थान, आगमन प्रस्थान। ठीक है, तो आप देखो कि मान लो ट्रेन नंबर यहां पर 1 2 3 4 है। हावड़ा गाड़ी का नाम हो गया। किराया आपको जाना कहाँ का है, यहाँ का रहता है। किराए के पहले स्टेशन लिख लो आप, है ना, स्टेशन का नाम। फेयर से पहले स्टेशन का नाम आ गया, देख लेना जाकर के आप लोग। स्टेशन के बाद आ गया तुम्हारा किराया। किराए के बाद हो गया इसका आगमन, और दूसरा है इसका प्रस्थान। अब समझ में आ गया? गाड़ी नंबर है 1 2 3 4 हावड़ा। गाड़ी का नाम क्या है? हावड़ा। स्टेशन कौन से आएगी? मान लो जोधपुर से चल रही है गाड़ी। ठीक है, किराया जोधपुर से चल रही है ना। किराया कितना है जोधपुर से कलकत्ता का? मान लो 600 रुपया। ठीक है, कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे आएगी, खुलेगी 7 बजे, है ना। प्रस्थान यहाँ से कितने बजे करेगी? 7:30 में, आधा घंटा रुकेगी, है ना। AM या PM लिखा रहता है ना, आप देखते हो ना, AM या PM। और ट्रेन में तो 12 के बाद फिर आता है 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं आता है। 12 के बाद 13 14 15 16 17। तो इस चीजों को जो टेबुलर फॉर्म में आप बताते हो वो कहलाता है टेबल चार्ट। क्या कहलाता है? टेबल चार्ट। अब टेबल चार्ट के माध्यम से देश की जनसंख्या को बता सकते हो। भारत में कौन कौन से खदान हैं, कौन कौन से खदान का क्या नाम है ना, उससे कितना माल निकल रहा है, कितना खनिज पदार्थ निकल रहा है, इन सभी को भी आप टेबुलर फॉर्म में बता सकते हो। एवं आप स्कूल के बच्चों का नंबर, कितने साल में कौन सा बच्चा क्या टॉप किया है, कितने परसेंटेज बने हैं, इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में दिखा सकते हो। आप ये देखो, जो बच्चों की मार्कशीट आती है, आपकी भी मार्कशीट होगी, वो भी टेबुलर फॉर्म में होती है ना, कि आपके साइंस में कितने नंबर मिले, आर्ट्स में आपको कितने नंबर मिले, प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिले, ये सारी चीज आपको बताई जाती है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबल वाला तो बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे, है ना, आसानी से आप समझ गए। मान लो देश की जनसंख्या हमको बतानी है तो भी हम टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। वैसे कि मान लो 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, है ना। भारत की जनसंख्या भी हम टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं।
ठीक है, तो देखेंगे, इधर देखेंगे वर्ष, यहां रखेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन, यहाँ वर्ष है, यहाँ है जनसंख्या। ठीक है, अब मान लो 1901 में कितना था, 1901 के बाद 10 साल के बाद होता है ना। अगर 1900 में हुआ है तो उसका 10 देख लो, 1910 में कितना हुआ, फिर 1920 में कितना था, 1900, हर 10 साल के बाद जनसंख्या अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर जनसंख्या लिखोगे। यहाँ पर मान लो था भारत की जनसंख्या 5 लाख या 5 करोड़, है ना। 1910 में बढ़कर के हो गया जनसंख्या 15 करोड़, मतलब 3 करोड़ की आपकी वृद्धि बता रहा है। 1920 में आ गया 16 करोड़, मतलब और वृद्धि की ओर जा रहा है। 1921 में 20 के बाद 1930 में 25 करोड़, मतलब बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हम पता कर सकते हैं, किसी भी आंकड़े को हम टेबुलर फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो टेबल चार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको टेबल चार्ट समझ में नहीं आया, बताओ आप। इजी है ना टेबल चार्ट बनाना। चलिए, कोई भी चीज को अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स है, चर और अचर, 2 वेरिएबल्स है, तो आपको टेबुलर फॉर्म में बता सकते हो। आपकी जो OMR सीट होती है वो भी टेबुलर फॉर्म में ही होती है। आप देखो, थोड़ा ध्यान देना। आप रेलवे बस स्टैंड में जाते हो, वहां पर जो बस का सूचना लिखा रहता है वो भी टेबुलर फॉर्म में ही रहता है। इवन आप RDA पढ़ते हो, है ना, तो पर भी टेबुलर फॉर्म में रहता है। क्यों? समराइज करने के लिए। एक बार एक नजर देखेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये है टेबुलर फॉर्म में से चीजों को बताने का फायदा। एक बार हम देखेंगे क्यों बनाते हैं चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से बताने का तरीका एक ही होता है, या उद्देश्य यही होता है कि कम से कम समय में श्रोता को हम अपनी बात बता सके, अधिक से अधिक मटेरियल दे सके। ठीक है, तो अब आपके टेबल फॉर्म समझ में आ गया। दूसरा आता है बार चार्ट। दूसरा आता है क्या? बार, जिसको कहते हैं छड़ हिंदी में, और टेबल को बोलते थे क्या हिंदी में? तालिका। आपने अगर मेरी बुक्स देखी होगी, वृंदा सिंह की बुक्स पढ़ी होगी, तो उसमें देखो जगह जगह हमने चार्ट का उपयोग किया है। जगह जगह हमने पिक्टोरियल चार्ट का उपयोग किया है, जगह जगह हमने ग्राफ का उपयोग किया है। इसीलिए किया है ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे लोगों को और जल्दी बात समझ में आए। बार चार्ट में क्या करते हैं कि मान लो हमें राजस्थान में, है ना, बाजरे की उपज राजस्थान बाजरे की उपज को दर्शाना है। क्या? राजस्थान में बाजरे की उपज को दर्शाना है कि कहाँ कितना उपज हुआ है, कहाँ कितना उपज हुआ है। उसका अगर हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है या सीधा अध्ययन करना है ना, तो भी हम बार चार्ट के माध्यम से करते हैं। बार चार्ट भी कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बहुगुणा, मल्टीपल, और दूसरा होता है डिवाइडेड। मल्टीपल मतलब बहुगुणा। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी चार्ट का उपयोग कर सकते हो, या ऐसे आप समझ सकते हो कि कौन सा शहर में या कौन सा जगह में बाजरे की ज्यादा उत्पादन हुआ है ना। तो अपन ऐसे करते हैं, मान लो राजस्थान के 2-4 जगह का हमने नाम ले लिया, जोधपुर ले लिया, ठीक है, जयपुर ले लिया, भरतपुर ले लिया, नागौर ले लिया, सीकर ले लिया, जहां हमारा बाजरा का उपज हो रहा था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बाजरे की उपज को हम यहां दर्शा रहे हैं, यहां क्विंटल में दर्शा रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? क्विंटल में।
है ना। तो मान लो यहाँ पर हमने 10 का आंकड़ा लिया, 10 क्विंटल, यहाँ 20 क्विंटल, यहाँ 30 क्विंटल और यहाँ 40 क्विंटल लिया। अब जोधपुर में देखते हैं कि बाजरे की उपज जो है 20 क्विंटल हुआ है, तो हमने 20 पर यहाँ पर ऐसे मार्क बना दिया और एक छड़ की तरह दिखा दिया। ठीक है, जोधपुर में हमारी बाजरा हो गया 20 क्विंटल। जयपुर का दिखाना है, मान लो जयपुर में हुआ 25 क्विंटल, तो जयपुर का बार ऐसे जाएगा। ठीक है, भरतपुर में अगर बाजरे की उपज और ज्यादा हुई है ना, मान लो 30 क्विंटल हुआ है भरतपुर में बाजरा, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, नागौर में बाजरे की उपज मान लो 15 क्विंटल है, तो यहां पर 15 क्विंटल होगा। सीकर में बाजरे की उपज बम्पर उपज हुई है और ये 40 क्विंटल हो गया है। तो जो आपके पास आंकड़े हैं, उस आंकड़े को आप छड़ के माध्यम से दर्शा सकते हो। तो अब आपको ये पता है, अगर इस छड़ को आप देखोगे तो पता चलेगा कि जोधपुर में है ना सबसे कम अगर बाजरे की उपज है तो नागौर जिले में है, और सबसे ज्यादा अगर बाजरे की उपज है तो सीकर में है। अब ये हम पता करेंगे कि सीकर में बाजरे की उपज क्यों ज्यादा बढ़ी, कैसे बढ़ी, वहां के किसानों ने क्या किया, या वहां की मिट्टी कैसी है जहां पर बम्पर उपज हो रहा है, नागौर में सबसे कम हो रहा है। इसका मतलब नागौर में क्या जलवायु ठीक नहीं है, या वहां के किसान अच्छे खाद बीज यूज नहीं कर रहे हैं, या क्या कारण है, एनालिसिस भी आप कर सकते हो। तो ये एट ए ग्लांस, एट ए टाइम किसी भी चीज को दर्शाने के लिए जो यूज करते हो वो कहलाता है आपका कौन सा, बार चार्ट के माध्यम से बताते हो। और मैंने आपको कहा था तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, इसी चीज को हमने क्या किया, अगर हमको दो चीज को दर्शाना है तो तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। मान लो कि हमारे 1 बीघा या 10 बीघा खेत है, इसको मिटाती हूं मैं। ठीक है, एक बीघा या हमारे किसी भी किसान के पास 10 बीघा खेत है। कितना खेत है, 10 बीघा। दस बीघा खेत को 10 बीघा खेत में यहां पर लगाया उसने सरसों। ठीक है, क्या लगाया, सरसों लगाया। तुलनात्मक अध्ययन मतलब इसमें दो चीज होगा तब तुलना। अपने घर में कहते हो ना, दो बच्चों में तुलना मत करिए, बड़ा बेटा बड़ा होशियार है पढ़ने में, छोटा बेटा कम होशियार है पढ़ने में, है ना, बड़ी बेटी अच्छी है स्वभाव की, छोटी बेटी अच्छी नहीं है स्वभाव की। तो जब दो चीजों में हम तुलना करते हैं, है ना, उसकी सास अच्छी है मेरी सास अच्छी नहीं है, कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम जब यूज करते हैं तब तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये देखो सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ। तो क्या करते हैं इसके लिए, किसी आप अपने घर की भी, आपके खेत में कितनी उपज हुई है उसको भी आप इसके माध्यम से दर्शा सकते हो। यहाँ पर हो गया तुम्हारा, ओ पेन भी नहीं चल रहा, देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है वो, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। दो चीज तो पहले करना पड़ेगा, दो डंडा खींचना पड़ेगा भाई 90 डिग्री का, यहाँ बीच का भी लेना पड़ेगा और उधर लेना पड़ेगा। अब मान लो हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है सरसों का, है ना, सरसों और चना, दो फसल हमने लिया, एक लिया सरसों, दूसरा लिया हमने चना। हमारे पास 10 बीघा जमीन है। ठीक है, तो हमने 1 बीघा खेत में हमने उगाया सरसों। ठीक है, और हमारी उपज हुई है, यहाँ पर उपज हुआ है हमारा, इसको हमने क्विंटल में नापा, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल या 20 क्विंटल, इस तरह से हमने 5-5 का बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है जमीन, यहाँ पर मान लो हम हैं, इसका नाम लिखो राम,
यहाँ पर लिख दो श्याम, यहाँ पर लिखो कृष्ण। सबने उगाया ना, अब तीन चार लोगों ने मिलकर के अपने खेत में बाजरा लगाया। पहले भी मैंने आपको बताया था रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन का, उसको भी आप तालिका के माध्यम से बता सकते हो। तो 1 बीघा में हमने जब सरसों लगाई है ना, तो हमारी उपज हो गई 4 क्विंटल। ये 4 का है 4 क्विंटल। अगर यहीं पर हमने चना उगाया तो हमने चना के क्विंटल कितना हो गया, चना हो गया हमारा मान लो कि 2.5 ये कितना 3.5 क्विंटल। चना कितना हो गया 3.5 क्विंटल उपजा, और सरसों हमारा कितना उपजा 4 क्विंटल। अभी हम दोनों को कॉस्ट देख सकते हैं, इसके माध्यम से दोनों का हम दाम निकाल सकते हैं कि चना महंगा है या सरसों महंगा है, चना महंगा है या सरसों महंगा है। इसी तरह से श्याम ने 1 बीघा खेत में सरसों लगाया और उसकी उपज हो गई 5.5 क्विंटल, और चना लगाया तो इसकी उपज हो गई 2 क्विंटल। इसको भी हम तुलनात्मक अध्ययन से देख सकते हैं, है ना, कि आखिर हमने लगाया, हमारा भी खेत वही था, श्याम का भी खेत वही था, है ना। श्याम ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा बीज को यूज किया कि उसकी उपज तो हमारे खेत की तुलना में ज्यादा हो गई। भाई हमने कहाँ कमी कर दी, हमने कहाँ कमी कर दी कि हमारी उपज कम हो गई, उसकी उपज ज्यादा हो गई, उसकी उपज ज्यादा होगी, मेरी उपज क्यों कम हो गई, है ना। जबकि सरसों तो बराबर। अब हम टेक्निक देखेंगे कि उसने कौन सी टेक्निक उपयोग किया, कौन सा उसने बीज डाला, क्या पानी डाला, क्या मैंने जब पानी डाला था तब उसके बाद डाला उसने पानी या पहले डाला, क्या डाला कि उसकी तो सरसों बम्पर उपज हुई और हमारी कम हो गई। एक ही पड़ोस में हमारा खेत था, राम और श्याम 2 भाई थे, बीज का खेत का खाली बंटवारा था, उसकी उपज ज्यादा मेरी उपज कम। क्या हमने लेट से बुआई करी या हमने लेट से कटाई करी, हमारे सरसों ज्यादा छिटक गए। तो जब 2 चीजों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम इसको मल्टीपल बार चार्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल बार चार्ट, बहुगुना चार्ट बोलते हैं, है ना। कंपैरेटिव चार्ट भी इसको बोल सकते हो। अगर इस तीसरा चीज और दिखाना है, 1 बीघा खेत में अगर हम देखते हैं कि हमारा धान की उपज कितना हुआ, अगर धान का उपज हमारा है ना 6 क्विंटल हो गया, यहां से बढ़ के 1 बीघा खेत में 1 बीघा सरसों में हमारा 4 क्विंटल होता है सरसों, 1 बीघा में हमारा चना होता है 3.5 क्विंटल, और 1 बीघा हमारा धान में जो वो उगाते हैं तो यह हमारा होता है 8 क्विंटल। तो अब हम ये तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं कि हमारे घर में क्या ज्यादा जरूरत है, किससे हमारा ज्यादा रोकड़ मिलेगा, किससे ज्यादा हमें पैसा मिलेगा, इसको हम इस चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया बार चार्ट भी। अच्छा, बहुगुना चार्ट आपको समझ में आ गया। एक आता है डिवाइडेड चार्ट, भी आपने देखा होगा, कहीं नाम सुना होगा डिवाइडेड चार्ट। इस तरह से बटा हुआ रहता है, एक ही चार्ट में इसको अलग रंग से, इसको अलग रंग से, इसको अलग रंग से, इसको अलग रंग से दिखा सकते हैं आप बहुगुना चार्ट को। जैसे भारत में खनिज पदार्थ किस जगह से कितना निकलता है, इसको भी हम डिवाइडेड चार्ट से बता सकते हैं। डिवाइडेड चार्ट से आप बता सकते हो, है ना। मान लो कोयला निकला, इसको इस माध्यम से भारत का, ठीक है। अबरख निकला कोडरमा से, इसको हम इस माध्यम से दिखा सकते हैं। तांबा निकला राजस्थान से, इसको हम डॉट के माध्यम से दिखा सकते हैं। चांदी निकला, इसको हम क्रॉस के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो किन किन माध्यमों से हम दिखाते हैं, तो इसको भी हम चार्ट के माध्यम से, डिवाइडेड चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट आता है, वो है आपका पिक्टोरियल चार्ट। पिक्टोरियल चार्ट पिक्टोरियल चार्ट पिक्टोरियल चार्ट का मतलब क्या होता है, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। चित्रों के माध्यम से आप प्रदर्शित कर सकते हो।
मान लो भारत की जनसंख्या को हम दिखाना चाह रहे हैं, तो हम पिक्टोरियल चार्ट से बता सकते हैं। या पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, है ना। या 2010 में हमारी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें थी, 2011 में कितनी हुई, 2012 में कितनी पुस्तकें हुई, 2013 में हमारी कितनी पुस्तकें हैं, 2014 में हमारी कितनी पुस्तकें हैं, 2015 में हमारी कितनी पुस्तकें हैं, है ना। उसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। 2010 में अगर हम अपनी लाइब्रेरी का देखते हैं तो मेरी लाइब्रेरी में मान लो कि हमें 15,000 पुस्तकें हैं, है ना। तो जो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 है ना, इसको हम ऊपर नहीं लेकर के हम नीचे लेंगे। कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पर। जो ईयर जाएगा वो एक्स एक्सिस पर रहेगा। 2010, 2020, है ना। 2011 से ले लेते चलो। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, है ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि पुस्तकों की संख्या कितना है। मान लो यहाँ पर हमारी 5,000 किताबें हैं। 2011 में हमारी 6,000 किताबें हुई। यहाँ पर कितनी किताबों की संख्या है? तो 5-5 का हमने डाल दिया। 5, 10, 15, है ना, 20, 25। यहाँ हमारे आ गए पुस्तकों की संख्या 1000 में। क्या है? 1000 में। इस पुस्तक को हम प्रदर्शित कर रहे हैं एक किताब के माध्यम से, है ना। मतलब 5,000 हमारी पुस्तकें हैं 2010 में। तो हमने 5 किताब को बता दिया, यहाँ प्रदर्शन कर दिया। 1, 2, 3, 4 और 5 पुस्तकें हमने बता दी। अब 2011 में हमारी पुस्तकों की संख्या हो गई 6,000। तो 5 तो यहाँ थी ही। अब यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हमने 6,000 में एक पुस्तक और बढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 और 1, 6। तो पुस्तकों के माध्यम से जब हम चीज़ों को बताते हैं, ताकि हमको ज़्यादा चित्र नहीं बनाना पड़े, कम से कम चित्र में, मतलब एक पुस्तक बता रहा है 1,000 का, 2 पुस्तक मतलब 2,000, 3 पुस्तक मतलब 3,000। इतना हम नहीं लिख करके एक केवल संकेत दे रहे हैं। एक बुक्स का हमने संकेत बना दिया, इस तरह का हमने बुक्स बना दिया और ये हमारा संकेत हुआ, ये पुस्तक है ना। तो हमने 5 पुस्तक बना दी। इसका मतलब हमारे पास 5,000 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक मतलब 1,000, 5 पुस्तकें हैं तो 5,000। इसी तरह से मान लो हमको इसको, आप, मैंने पुस्तक की बात बताई, आप इसको चाहे फ्लावर के माध्यम से बना सकते हो। एक फ्लावर आपने बना दी इस तरह का, है ना। ये आपका एक फ्लावर जो है वो 5,000 का है, जिसको आप सुंदर तरीके से बना सकते हो। तो 2 फ्लावर हमने बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया कितने? एक पुस्तक, एक फ्लावर अगर 5,000 तो 2 फ्लावर कितने हो गए? 10,000। तो इस तरह से जब हम चित्रों के माध्यम से चीज़ों को आगे बताते हैं तो वो कहलाता है पिक्टोरियल चार्ट। तो जनसंख्या को, पुस्तकों की संख्या को, अथवा अन्य चीज़ों को, जब आपके पास 2 डेटा वेरिएबल्स है तो आप इसके माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको चार्ट अच्छी लगती होगी, पसंद आई होगी और अच्छी लगी है तो बेटा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।